नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत आखिर रोजमर्रा के स्तर पर चलता कैसे है? आज हम इसी विशाल मशीनरी के अंदर झांकने वाले हैं और इसके सबसे जरूरी पुर्जों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हम लोग अक्सर चुनावों और बड़ी बड़ी खबरों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो तो पर्दे के पीछे चल रही होती है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जी हाँ, ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही जटिल मशीनरी की तरह है। तो आज हम इस मशीनरी के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखेंगे कि भाई इसके सबसे अहम हिस्से कौन-कौन से हैं और ये सभी एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए फिर पहले स्तंभ से शुरुआत करते हैं। ये वो स्तंभ है जो सीधे संसद के अंदर से ही काम करता है। जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। एक तरफ सैकड़ों सांसद हैं, दूसरी तरफ अनगिनत सरकारी विभाग हैं और संसद के सत्र का समय भी लिमिटेड होता है। ऐसे में सरकार के हर एक काम की बारीक जांच, आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाता है? और यहीं पर तस्वीर में आती हैं संसदीय समितियां। ये समितियां असल में सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं जो सचमुच में संसद की आंख और कान की तरह काम करते हैं और सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखते हैं। अच्छा, ये समितियां भी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होती है स्थायी समितियां जो परमानेंट होती हैं और हर साल बनती हैं, और दूसरी होती है तदर्थ समितियां या एड हॉक कमिटीज, जिन्हें किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और काम खत्म होते ही ये भंग हो जाती हैं। अब देखिए, इन सभी समितियों में से जो पैसे कौड़ी का हिसाब रखती है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दो सबसे प्रमुख वित्तीय समितियों पर एक नजर डालते हैं। पहली है लोक लेखा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इनका मुख्य काम ये देखना होता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही तरीके से किया है या नहीं। और दूसरी है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। इनका काम होता है सरकारी खर्च में कैसे कटौती की जा सकती है, इसके तरीके सुझाना। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे स्तंभ पर। ये इस बारे में है कि हमारे संविधान के जो ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं, उन्हें असल जिंदगी में, जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाता है। देखिए, संविधान में बड़े बड़े वादे कर देना तो एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि हर नागरिक को वो अधिकार असल में मिल भी रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? और इसका सीधा सा जवाब है संसद के बनाए हुए ताकतवर कानून। यही वो कानून हैं जो संविधान के वादों को हकीकत का रूप देते हैं और हम सब नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा देते हैं। आइए कुछ ऐतिहासिक कानूनों को जरा देखें। जैसे 1954 में खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए कानून आया। फिर 1955 में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बना। 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाया गया। और 2005 का सूचना का अधिकार कानून तो हम सब जानते ही हैं, जिसने सरकार को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बना दिया। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सभी कानून एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये ढाल नागरिकों को सामाजिक बुराइयों और अन्याय से बचाती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत भी देती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। ये वो स्तंभ है जो इस पूरी व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारी न्यायपालिका। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि भाई अगर संसद के पास कानून बनाने की इतनी शक्ति है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि वो कानून खुद संविधान के दायरे में है या नहीं? मतलब शासकों पर शासन कौन करेगा? और इसका जवाब है एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सुप्रीम कोर्ट ही हमारे संविधान का अंतिम संरक्षक है। वही ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हो या संसद, दोनों अपनी संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करें। हमारा संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये हमारे लोकतंत्र के सफर में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। अगर हम आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज शामिल होते हैं। ये सब मिलकर देश के सबसे पेचीदा कानूनी मामलों की सुनवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है।
इससे बेंच पर अनुभवी और नए विचारों वाले जजों का एक अच्छा संतुलन बना रहता है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, यानी इसके मूल ढांचे को, जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता, इनको नहीं बदल सकती। ये संविधान के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच की तरह है। तो अभी तक हमने इन 3 स्तंभों को एक-एक करके देखा: संसदीय समितियां, कानून और सर्वोच्च न्यायालय। अब जरा ये समझते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। देखिए, समितियां सरकार पर बारीक नजर रखती हैं, कानून नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा देते हैं, और अदालत ये पक्का करती है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। ये तीनों मिलकर चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी नियंत्रण और संतुलन की एक खूबसूरत व्यवस्था बनाते हैं, जो ताकत को किसी एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, समाज की उम्मीदें बदल रही हैं। ऐसे में आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे शासन के इन तीनों स्तंभों को खुद को कैसे ढालना होगा? शायद इसी सवाल के जवाब पर हमारे लोकतंत्र का भविष्य टिका है।